गुड मॉर्निंग। हम लोग लखनवी अंदाज की बात कर रहे थे। लखनवी अंदाज के बारे में हमने जाना, फिर उसके प्रश्नोत्तर पर बात की। आज हम लोग शब्दार्थ पर बात करने वाले थे। एक प्रश्न मुझसे पूछा गया था, मानसी ने पूछा था कि पिछले परीक्षा में शायद आया था ये प्रश्न कि पतनशील सामंती समाज झूठी शान के लिए जीता है, लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में जो आपके पाठ्य पुस्तक का जो प्रश्न अभ्यास है उससे हटके होते हैं। तो ऐसे जो भी प्रश्न आपको कहीं अगर दिखते हैं तो आप ज़रूर पूछिए और समझिए उसको, इससे आपको लिखना आएगा। क्योंकि बोर्ड में आपसे कभी भी प्रश्न अभ्यास से उठा करके प्रश्न नहीं दिया जाता है। तो ये जो प्रश्न है कि पतनशील सामंती समाज झूठी शान के लिए जीता है, इसको लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो पतनशील का अर्थ हुआ गिरता हुआ, जिसका पतन हो रहा हो, जो पतन के राह पर चल चुका हो, मतलब अब उसका जो समय था वो समाप्त हो रहा था। तो ऐसा जो सामंती समाज, सामंती मतलब जो लोग ज़मींदार थे, जो लोग शासक वर्ग थे, जो लगान वगैरह वसूलते थे, जिनके अंदर में बहुत सारी ज़मीन होती थी, राजा के लिए काम करते थे या खुद राजा थे, उन सबको सामंती समाज कहा गया। तो उन लोगों का जब उनकी जो शक्ति थी, उनका जो कार्य क्षेत्र था, उसको धीरे धीरे समेट दिया गया। सरकार ने अधिग्रहण किया बहुत सारी चीज़ों का, उनके जो पावर थे, उनकी जो शक्तियाँ थी, उसको कम कर दी गई। तो लेकिन उनको आदत तो था वैसे जीने का, अपनी रईसी दिखाने का और उस तरह का एक दिखावा वाला जीवन जीने का, जिसमें लोग उनके आगे पीछे लगे होते थे, उनको सलाम करते थे, प्रणाम करते थे और जी हुजूरी करते थे। तो ऐसा जीवन जीने की उनकी आदत थी पुरखों से, वर्षों से। तो यहाँ जो लेखक ने जो एक हम लोगों को के सामने एक दृश्य रखा नवाब साहब का, उसके माध्यम से यही समझाया कि कैसे वो पतनशील समाज जिसकी शक्तियाँ अब क्षीण हो रही हैं, कम हो रही हैं, वो कैसे अभी भी झूठे दिखावे के लिए जीता है, झूठी शान के लिए जीता है। झूठी शान से यहाँ मतलब है कि असल में उसकी वो शान अब रही नहीं, असल में वो अब उतना रईस रहा नहीं, उतना धनी रहा नहीं, उसकी शक्तियाँ उतनी नहीं रही अब। तो जब डेमोक्रेसी लागू हो गया, जब प्रजातंत्र लागू हो गया, तो उनकी शक्तियाँ क्षीण हो गई, कम हो गई। लेकिन उन्होंने अपने शान को नहीं छोड़ा दिखाना। जो भी उनके पास था उसी से वो अपनी शान को दिखाना चाहते थे। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि अब हमारी शक्तियाँ कम हो गई हैं, और इसी के लिए वो जीते रहे बहुत लंबे समय तक। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि एक नवाब, जो कि अब नवाब नहीं थे, असल में नवाब एक पद होता था, जैसे राजा होता था, जैसे सूबेदार होता था, उस तरह से नवाब एक पद था जो एक क्षेत्र का मालिक होता था एक तरह से। तो उनकी जो शान होती थी, उनका जो रहन सहन होता था, उनके पास आम लोग आते थे तो बड़े अदब से आते थे, उनको सलाम वगैरह करते थे, उनके आगे पीछे लगे रहते थे, जी हजूरी करते थे, जो कहा उसको मानते थे। तो इन चीज़ों की जब समाप्ति होने लगी तो ये चीज़ उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल था, और लेकिन वो अपनी शान को दिखाना चाहते थे, लोगों के सामने ये चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि अब हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो इसलिए जो यहाँ नवाब साहब का पूरा क्रियाकलाप दिखाया गया है, वो इसीलिए वैसा है कि वो अपनी झूठी शान दिखाना चाहते हैं। नहीं कुछ मिला तो खीरा को सूंघ के फेंक दिया। तो इस पाठ में इस चीज़ का प्रदर्शन हुआ है कि सचमुच में पतनशील सामंती समाज झूठी शान के लिए ही जीता है। उसका एक बढ़िया उदाहरण यहाँ लेखक ने प्रस्तुत किया है, उनकी जो हरकतें थी पूरी, उसके माध्यम से। तो चीज़ों को आपको, पाठ को इस तरह से देखना है, सिर्फ रटना नहीं है कि जो प्रश्न इसमें दिए हैं उसका उत्तर रट लिया तो हम हो गए पंडित, ऐसा नहीं है। आपको पाठ को समझना है और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना होता है, तभी माना जाता है कि आपने उसको पढ़ लिया है। तो इसलिए उस हिसाब की तैयारी कीजिएगा और ऐसे प्रश्न मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको समझाऊंगा तो आपके लिए आसान रहेगा आगे।
तो चलिए आज हम लोग इसके शब्दार्थ की बात करते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो आपके लिए नए हैं और जो आपने परीक्षा दी है उसमें तो पता चला ही है कि कितने नए हैं आपके लिए शब्द। पहला शब्द है मुफस्सिल। आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें देखते होंगे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फलाने गांव में ये घटना हुई। तो ये प्रायः हर शहर में एक आपको मुफस्सिल थाना दिख जाएगा। आप जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो आप सुनते होंगे दिल्ली एनसीआर, राजधानी के आसपास के क्षेत्र को एनसीआर कहा जाता है। तो उसी तरह से जो शहरी क्षेत्र मुख्य क्षेत्र होता है उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है जिसमें थोड़ा शहरीपन और थोड़ा ग्रामीण कल्चर होता है, जहाँ दोनों तरह का एक मिलावट वाला रहन सहन होता है, उस क्षेत्र को मुफस्सिल कहते हैं। मतलब शहरी क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र हुआ, मुख्य शहर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, तो उसको मुफस्सिल कहते हैं। नगर के आस पास का क्षेत्र, ये हुआ मुफस्सिल, ठीक है। प्रतिकूल, फुंकार तो आप समझते हैं, फुफकारना, उसी को फुंकार कहते हैं। फूं की आवाज़, तो पहले जो कोयला वाले इंजन चलते थे, रेल में जो कोयले से चलने वाली इंजन होती थी, उसकी जो सीटी होती थी वो उसी तरह की होती थी, थोड़ी सीटी जैसी होती थी, फुफकार। और सीटी के अलावा जो इंजन शुरू होने के समय फुस फुस बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी, वो मतलब जब वो घूमता था उसका तो उसके साथ एक आवाज़ आती थी जो फुफकारने जैसी होती थी, तो उसी को फुंकार कहा गया है। प्रतिकूल, अनुकूल का उल्टा होता है प्रतिकूल, इसका अर्थ होता है विपरीत। निर्जन, खाली, जहाँ कोई मनुष्य न हो। ठीक है, उसको कहेंगे निर्जन। निर्जन स्थान मतलब जहाँ कोई मनुष्य ना हो। इसके बाद है सफ़ेद पोश, यहाँ कहा गया है पोशाक से बना है, मतलब भले सभ्य कपड़े पहना हुआ एक आदमी, उसको सफ़ेद पोश कहते हैं। सभ्य या भला दिखने वाला पालथी मारना आप जानते हैं, पैरों को मोड़कर बैठना, जैसे योगी लोग बैठते हैं या बहुत से लोग बैठते हैं। विघ्न, बाधा,
मैं जो लिखवा रहा हूँ इसके अलावा भी आप पाठ को पढ़िएगा और उसमें कोई कठिन शब्द मिले तो पूछिएगा या पता करने की कोशिश कीजिएगा कि उसका अर्थ क्या है। अपदार्थ मतलब जैसे जिसकी कोई गिनती ना हो, एक सामान्य वस्तु जिसकी कोई विशेष जिसका कोई विशेष महत्व ना हो, ऐसा कोई मतलब उसको बहुत महत्व ना मिले, बहुत वैल्यू ना मिले। यहाँ खीरे के लिए प्रयोग किया मतलब जो आसानी से उपलब्ध हो। तो ऐसे आप अपदार्थ उपसर्ग अलग करके देखेंगे तो जो पदार्थ नहीं हो, लेकिन यहाँ पदार्थ से मतलब है किस विशिष्ट पदार्थ का होना। तो अब नवाब साहब हैं, खीरा खा रहे हैं, तो उनके लिए तो खीरा अपदार्थ ही है, मतलब कोई चीज़ ही नहीं है, जब चाहे जैसे चाहे मिल सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ अपदार्थ कहा गया। सामान्य वस्तु, अति सामान्य वस्तु भी आप इसको कह सकते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मुफस्सिल, प्रतिकूल, निर्जन, सफ़ेद पोश, विघ्न और अपदार्थ। किफ़ायत, सोच समझ कर खर्च करना, पैसा ही नहीं कुछ भी, या कम खर्च करना, किफ़ायत कहा जाता है उसको। मितव्ययिता भी आप इसको कह सकते हैं। मंझले दर्जे मतलब बीच का दर्जा हुआ, मंझला मतलब बीच होता है। कनखियाँ हो गया, आदाब अर्ज मतलब अभिवादन करना हो गया। गुमान, घमंड, एहतियात, सावधानी, करीने से, सही तरीके से, तरीके से या सुंदर तरीके से, बुरक दी मतलब छिड़क दी। छिड़काव कर दिया। बुरकना मतलब छिड़कना, किसी को छींकना। मिटा देता हूँ इसको। किफ़ायत बाकी दिखाई होगा आपको।
स्फुरण, हिलना, हिलना ही ठीक है, कांपना लिखूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्फुरण मतलब हिलना, किसी तरह की हरकत होना। रसास्वादन, स्वादन, आनंद लेना। रस जोड़ आस्वादन मतलब रस आनंद को ही कहते हैं, उसका आस्वादन खाते हुए जो किसी चीज़ का आप मज़ा लेते हैं, तो सिर्फ खाने के अर्थ में नहीं है, आप देख कर भी अगर आनंद ले रहे हैं तो रसास्वादन उसको कहेंगे। शाब्दिक अर्थ इसका वही है कि रस को खा करके उसका आनंद लेना, लेकिन रस तो खाने की चीज़ नहीं है, रस का अर्थ ही होता है आनंद। प्लावित, जल से भर जाना, भर जाना या डूब जाना भी होता है। यहाँ मुंह में पानी आने की बात है तो मुंह डूबेगा नहीं, मुंह में भरेगा ही, उसी अर्थ में है डूब जाना। पनियाती, पानी जैसा होता हुआ। मेदा, पाचन या आमाशय, जिसको हम लोग सीधा पेट भी कह देते हैं, पेट ठीक नहीं है तो पेट भी लिख देता हूँ मैं। हाजमा शक्ति जिसको कहते हैं, हाजमा पाचन शक्ति कहते हैं, हाजमा का वही अर्थ हुआ। तलब महसूस होना, तलब का ही अर्थ मैं लिख देता हूँ इच्छा, बाकी का तो आपको पता है। सतृष्ण, तृष्णा के साथ, तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, तो प्यास भरी, प्यासी, सतृष्ण आँखों, प्यासा भी हो सकता है जरूरत पड़ने पर, या प्यास से भरी भी कह सकते हैं इसको। शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो प्यास से भरी ठीक नहीं है, लेकिन एक मुहावरे के रूप में आप कह सकते हैं प्यास से भरी आँखें। वासना, चलिए इसको मिटाते हैं पहले। सतृष्ण तक हो गया। वासना, वासना जो होता है, वासना का अर्थ कामना या इच्छा, उसी को वासना कहते हैं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, कामना या इच्छा। तस्लीम,
सम्मान देना या सम्मान में सिर खम कर लेना। खम मतलब थोड़ा झुकाना। सिर या सर झुका लेना। तहजीब सभ्यता। तमीज और तहजीब आपने सुना होगा। शिष्टाचार, तहजीब, सभ्यता एक शिष्ट तरीके को कहते हैं। नफासत, बड़ी नफासत से काम करता है, मतलब बड़ी सफाई। स्वच्छता, नज़ाकत, नफासत, करीने, करीना। नज़ाकत मतलब कोमलता, पहले नफीस लिखता हूँ। साफ, या इसमें और एक कुछ दिया हुआ है अर्थ, नफीस, बढ़िया। ठीक है, नफीस हो गया। आगे चलते हैं। नज़ाकत मतलब कोमलता होता है, नाजुक उसी से बना है। एक शब्द है इसमें अंग्रेजी एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म या अमूर्त। इसको आप डिक्शनरी में देखिएगा तो और बेहतर समझ पाइएगा। यहाँ सूक्ष्म से सिर्फ छोटा नहीं होता है, मतलब जो अदृश्य, जैसे आत्मा को कहा जाता है सूक्ष्म, या उसका कुछ मूल जो चीज़ें उसके अंदर होती है जो दिखाई नहीं देता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहेंगे। मैं अभी आपको बाकी के शब्द लिखवाता हूँ, ये तो आप ऐसे भी जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और डिक्शनरी में भी आसानी से उपलब्ध है, तो और विस्तार से आप वहाँ समझ सकते हैं। लजीज, स्वादिष्ट। शकील,
आसानी से न पचने वाला, इसको हम लोग गरिष्ठ भी कह सकते हैं, या छोड़िए गरिष्ठ के चक्कर में आप मत पड़िए। आसानी से न पचने वाला, उसका जो आसान अर्थ है वो यही है। गरिष्ठ कहते हैं जिसमें जो आसानी से न पचे, उसको भी गरिष्ठ, मतलब संस्कृत में गरिष्ठ कहते हैं। तो तकरीबन मेरी समझ में जितने शब्द आए मैंने उनका अर्थ आपको लिखवाया। आप लोग इनको याद तो करिएगा ही, साथ में लिखने का अभ्यास करिएगा। आप गलती बहुत लिखते हैं, आप ऐसी गलतियां करते हैं कि हैं लिखते हैं तो अनुस्वार नहीं देते हैं, की लिखते हैं तो ह्रस्व ईकार वाले की की जगह दीर्घ ईकार वाला लिखते हैं। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। खैर, इसको आप लोग याद करिएगा, इनका अभ्यास करिएगा। अगले दिन फिर मिलेंगे हम लोग अगले पाठ के साथ। इसको यहीं तक रखेंगे। चलिए आज ख़त्म करते हैं यहीं पर। धन्यवाद।